हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th में HCV के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और HCV का क्वेश्चन लगाने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और HCV लगाने का एक और फ़ायदा है कि आप जब भी HCV के क्वेश्चन लगाइए, HC वर्मा जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसकी जब भी आप बुक लगाइए तो आप हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जैसे जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ स्किप मत करिए, और स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए, सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 में कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमें इस इक्वेशन से एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला पता करना है। तो इसमें आपको पता है कि जो ये हाफ है, ये हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि E इज़ इक्वल टू mv²। अच्छा, ये क्या है? मास। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1 और इसकी पावर 2। तो ये क्या हो गया? mL/2T-2। तो ये एनर्जी का डायमेंशन हुआ। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन एक ये है कि हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो जब मैं आपको थ्योरी की क्लास पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने ऐसा यही एग्जाम्पल लिया था। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये है, करा कि टेस्ट डायमेंशनली इफ द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई ये मे बी करेक्ट वेयर t इज टाइम पीरियड, m इज मास, f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस। ये आपसे कह रहा है कि ये जो फार्मूला है इसको आपको डायमेंशनली चेक करना है। डायमेंशनली चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो आपको पता है कि डायमेंशनली अगर हम किसी इक्वेशन को चेक करते हैं और अगर वो करेक्ट आता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही हो, वो रॉन्ग भी हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर उस फार्मूले में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू की सही इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाता। तो अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है तो इसका मतलब वो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसका मतलब पक्का है कि वो रॉन्ग ही रहेगी। तो आइए, यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टर्म देखते हैं। तो इधर देखिए, जैसे ये 2 पाई, ये तो न्यूमेरिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पूरा एक टर्म है, m/f/x, ये पूरा एक टर्म है। ये पूरा अंडर रूट के अंदर एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। तो इसका मतलब कि अगर ये डायमेंशनली इक्वल होगा, डायमेंशनली अगर ये सही होगा तो इसका मतलब जो डायमेंशन t की आ रही है वही डायमेंशन जो ये अंडर रूट में ये इतनी चीज़ें हैं उसकी भी वही आनी चाहिए। तो यहाँ पर t क्या है? यहाँ पर बता रहा है t टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला हुआ कैपिटल T। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ अगर इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T हुआ तो आपको अब यहाँ देखना है, यहाँ पर मास है। तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल M, अभी रूट बाद में लगा लेंगे, अपान फोर्स है। फोर्स क्या होता है? mL/T-2। अच्छा, अपान ये
एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, इसका मतलब लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या है एल, तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या बचा, आपको बचा कि m अपान एम टी माइनस टू, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया। और आपको ये पता है कि ऊपर से अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो ये t माइनस टू ऊपर जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अब ये हो जाएगा t का प्लस टू अंडर रूट। और आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा t। तो आपने देखा यहाँ पर भी डायमेंशन t और यहाँ पर भी डायमेंशन t, इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये सही करेक्ट है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि आपको वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये कह रहा है कि बताइए 1 पास्कल में कितना सीजीएस प्रेशर होता है। ध्यान से सुनिएगा, पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, वो भी एसआई यूनिट, तो इसका मतलब प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल है। अब सीजीएस का भी कुछ प्रेशर की यूनिट होती होगी सीजीएस में भी, तो वो अभी मान लीजिए यहाँ पर आपको नाम नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर सीजीएस सिस्टम में उसी प्रेशर को मेजर किया जाएगा तो कितना होगा, इसी की वैल्यू आपको पता करनी है। तो मतलब एक सिस्टम से, मतलब एसआई से कहाँ जाना है आपको, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको तरीका पता है कि सबसे पहले तो आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो पास्कल किसका यूनिट है, तो प्रेशर का, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका फार्मूला। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। अब फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और ये एरिया है तो ये एल स्क्वायर। ये आपने सॉल्व किया तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये प्रेशर का डायमेंशन आया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अब आपको उसी के रिस्पेक्टिव प्लेस पे उसकी यूनिट रखनी है। ये m क्या है, मास, l क्या है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। तो आप बताइए मास की SI यूनिट, तो यहाँ पर आपने इसको लिखा 1 kg। ये क्या है, लेंथ की SI यूनिट मीटर, तो मीटर की पावर -1 लगाया। और SI यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकंड, 1 सेकंड, इसकी पावर 2 लगाया। सेम ऐसे ही CGS में आप ग्राम, जैसे आपको पता है मास की SI यूनिट ग्राम होती है, लेंथ की सेंटीमीटर होती है, इसकी पावर -1 है तो यहाँ भी -1 लगाया, और टाइम की सेकंड होती है तो ये लगाया। आपने दोनों का रेशियो निकाला 1 पास्कल अपान 1 CGS, ये आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर आपने क्या किया, आपने 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो आ गया 1000 ग्राम। 1 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया ये 100 सेंटीमीटर की पावर -1। और सेकंड तो सेकंड है ही, ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसकी पावर अगर आपको पॉजिटिव बनानी है तो ये 1/1 आ जाएगा, कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर ये 1000 था तो 10 की पावर 3, और यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर था तो 100 सेंटीमीटर, आप इसको क्या करेंगे, तो 10 की पावर 2 की पावर -1। अब आप इस 10 की पावर 2 को आप क्या बताएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे बन जाएगा कि 10 की पावर 3 अपान ये 10 की पावर 2 -1, मतलब ये 10 की पावर -2, तो इसका मतलब ये गया नीचे, तो ये गया 10 की पावर 2, तो ये एक से कैंसिल हो गया। क्या इसका आंसर आया, 10। तो कहने का मतलब जो ये x की वैल्यू थी जो हमें पता करनी थी, वो x की वैल्यू है 10, तो इसका मतलब 1 पास्कल में 10 CGS प्रेशर होता है।
अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब अगला एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको इसका रिलेशन बताना है, तो डायमेंशन मेथड से। तो ये रिलेशन हम लोगों ने थ्योरी में ही किया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग वर्कआउट एग्जाम्पल पर देखते हैं कि अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वर्कआउट एग्जाम्पल में सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमको सारी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, करना है। तो कह रहा है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी का डायमेंशन फार्मूला अगर आपको पता करना है तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको ग्रेविटेशन किस में आता है, कैपिटल जी। तो ये पता है कि इसमें F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिव में क्या दिया गया है, इसके रिस्पेक्टिव में आपको फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, तो ऐसे आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकालते हैं। हमें यहाँ पर किसका डायमेंशन निकालना है, तो आप कहेंगे कैपिटल जी का। फार्मूला तो ये है। तो हमने क्या किया, जी को एक तरफ ले आए, बाकी सबको एक तरफ ले गए, तो ये बन गया एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। अच्छा, अब यहाँ पर अब सबका आप डायमेंशन लिखना स्टार्ट करिए। फोर्स का क्या होता है, mlt-2। लेंथ का तो ये l, उसके ऊपर स्क्वायर अपान ये मास है तो m का स्क्वायर। तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t-2। तो यही है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपको अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको बताना है कि सरफेस टेंशन, ये आप क्लास 11th में ही इसको के बारे में पढ़ेंगे, आपको अभी इसका कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन पढ़ने, तो फार्मूले से मतलब है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ये एस फॉर सरफेस टेंस, तो आपको एस फॉर सरफेस टेंशन दिया गया है, और जी है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर कोई लेंथ है, एच भी लेंथ है बाई 2। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता है ये बाई 2 है, तो इसका मतलब इसके नंबर से तो कोई मतलब है नहीं। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है हमको उसका डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया, ये देखिए जैसे जो r है ये भी लेंथ है, h भी लेंथ ही है, तो कुल मिलाकर के ये l स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, ये रो जी एल स्क्वायर। अच्छा, रो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m अपान l की पावर 3। अच्छा, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका होता है l अपान टी स्क्वायर, ये आप जानते हैं, और ये इसका l स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m टी की पावर -2। अच्छा, अब ऐसे ही आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का एक और फार्मूला होता है, वो होता है ये है सरफेस टेंशन इक्वल टू 4 पर यूनिट लेंथ। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आप जानते हैं mlt-2 अपान ये लेंथ मतलब l, तो ये l से l कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, mt-2। तो यहाँ से भी आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि द थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन आपको निकालना है। इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको के का डायमेंशन निकालना है। तो इसका मतलब तो पक्का है कि आपको ये फार्मूला दिया गया है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है ये आप थर्मल चैप्टर में पढ़ेंगे, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पर
इसमें क्या क्या है यहाँ अब हम ये देखते हैं। आइए यहाँ चलते हैं। कुल मिलाकर के हमने इसको कुछ और नहीं किया, हमने यहाँ पर के को यहीं छोड़ा, इस के को यहीं छोड़ा, बाकी सारे टर्म को एक तरफ ले गए। तो यहाँ पर ये किया गया है, ये इधर क्यू के ए, ये इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर सारी फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ मतलब समझते हैं कि यहाँ क्या है। के तो एक कांस्टेंट है, उसी का हमको डायमेंशन निकालना है। क्यू क्या है? क्यू हीट एनर्जी है। क्यू क्या है? हीट एनर्जी। अच्छा, अब जैसे डी क्या है? डी थिकनेस है, तो कुल मिला के ये भी लेंथ है। अच्छा, ए क्या है? ए एरिया है। अच्छा, ये θ2 माइनस θ1 क्या है? ये कुल मिला के टेम्परेचर का चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक यही लगाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा है θ2 माइनस θ1, ये कुल मिलाकर के टेम्परेचर की बात कर रहा है। अगर ये टेम्परेचर की बात कर रहा है तो इसका मतलब दो टेम्परेचर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर हम डायमेंशन देख रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इन सारे टर्म को हटा करके हम इसको ऐसे थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और टी क्या है? टाइम। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या है? क्यू, हीट एनर्जी। अब चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, है तो एनर्जी। को मिलाकर के ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, तो ये यहाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब ए क्या है? सॉरी, क्यू हो गया। अब डी क्या है? थिकनेस है, लेंथ, तो इसका डायमेंशन L हो गया। अच्छा, ये ऊपर इतना था। नीचे आइए, अब ये क्या है? ए एरिया, तो ये L²। अच्छा, और ये क्या है? टेम्परेचर का चेंज, कहने का मतलब ओवरऑल ये टेम्परेचर ही है, तो इसको हम एक ही मानेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होगा या प्लस होगा, तो इसका मतलब वो सारे टर्म हटा करके उसको हम एक ही मान लिया करेंगे। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या होता है? डायमेंशन के, क्योंकि वो केल्विन होता है ना उसका यूनिट, तो के। टी क्या है? टाइम, तो यहाँ कैपिटल टी। तो आप इसको ठीक से थोड़ा सही सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से L² कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? m, फिर क्या? L, ये वाला L, फिर क्या? T-3, ये वाला T ऊपर गया, तो ये T-3, ये वाला K ऊपर गया, तो K-1। तो कुल मिलाकर के ये इसका डायमेंशन हो गया ये। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा की वैल्यू निकालनी, इसकी ईटा की वैल्यू। तो आप देखिए, केवल जैसे इतने जो देखने में इतने डरावने क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपका निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता चला जाएगा। अब यहीं पर जैसे मान लीजिए अगर आपको ईटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है, ये चाहे कुछ भी हो, ये है वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दो रखने से क्या फ़ायदा, एक ही रख लेते हैं। और ये क्या है? x2 माइनस x1, ये है डिस्टेंस, तो कुल मिला करके ये अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो इसको हम v/x भी कर सकते हैं। तो हमको ईटा का निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, ईटा को यहीं छोड़ो, बाकी सारे टर्म को एक तरफ लेके चलो, तो ये किया गया है। यहाँ देखिए, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ईटा का निकालना है, तो ईटा को आप ऐसे रखिए। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2, माइनस होने से कोई मतलब नहीं है, तो ईटा हो गया। ए क्या है? एरिया, तो इसका डायमेंशन हो गया L²। अच्छा, v2 माइनस v1, ये कुल मिला के वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है? अब इस टर्म को पूरा हटा देंगे, केवल हम वेलोसिटी समझेंगे, तो यहाँ L/T मतलब वही L/T-1 वेलोसिटी। और नीचे क्या है? नीचे है
डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में से डिस्टेंस सबट्रैक्ट हो रहा है, कहने का मतलब दोनों का डायमेंशन डिस्टेंस है, तो उसको पूरे को हटाएंगे और समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस है, तो इसका क्या होता है L। तो आप इसको सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा ML-1T-2। तो ये था आपका वर्कआउट एग्जाम्पल का पहले के 4 पार्ट। तो थैंक यू।